मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे लगातार अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स की, जिसमें हम लोगों ने पहले बहुत सारी बातें करी हुई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि उन सारे के सारे वीडियो को देखना, तो आप सभी लोग हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उसको। हम आज समझेंगे कि इस वीडियो में स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, पहला। फिर समझेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, और फिर समझेंगे ड्राइंग क्या होता है। इसी में जब हम लोग समझेंगे कि स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, तो इसमें हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को वन बाई वन समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग जब इन्वेंट्री समझेंगे, तो इन्वेंट्री में इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड आ जाता है। फिर हम लास्ट में ड्राइंग को समझने वाले हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम जरूर करेंगे। हम लोग आगे भी और भी तमाम तरह की बातें करते रहेंगे जो भी अकाउंटिंग से जुड़ी हुई होंगी। सबसे पहले देखेंगे स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान पे गए होंगे, तो किसी ने पूछा होगा कि ये बताइए उस दुकानदार से, या फिर आपने ये सब सुना होगा कि आपके पास स्टॉक कितना है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक होने का मतलब ये होता है ना कि जो प्रोडक्ट वह अपने पास रख रहा है, उस प्रोडक्ट को उसने अपने गोडाउन में कितना रखा हुआ है, कितनी मात्रा में रखा हुआ है। ये नॉर्मल टर्म्स में हम समझने के लिए अपने उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी है, कोई भी दुकानदार है, मान लीजिए कि एबीसी नाम है दुकान का, एबीसी बेकर। ठीक है ना, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए ब्रेड है, तो जो भी आदमी इसको सप्लाई करता है वह ऑर्डर लगाने के लिए आया, तो इसने पूछा कि भाई एबीसी जी बताइए कि आपकी दुकान में अभी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, आपके गोडाउन में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तब हो सकता है कि उसके गोडाउन में 500 यूनिट पड़े हुए हों। ठीक है, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी खत्म होता है, खराब भी होता है, इसलिए यहाँ पर मैं 500 यूनिट ले रहा हूँ। हो सकता है उसने कहा कि 500 यूनिट हमारे पास गोडाउन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके स्टॉक में 500 यूनिट हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ये समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो कहा गया है कि स्टॉक आप कहिए या फिर स्टॉक इन ट्रेड कहिए। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो सकता है कि जिस स्टॉक का प्रयोग आप सभी लोग अपने बिजनेस के पर्पज के लिए, ट्रेडिंग के लिए करते चले आ रहे हैं, कर रहे हैं। देखिएगा, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स, ये क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें कुछ बातों को इंक्लूड किया गया है। द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, यानी उन गुड्स की वैल्यू विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग स्टॉक की बात करते हैं या फिर स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं, तो उसमें उन सारे गुड्स की वैल्यू इंक्लूड है। ठीक है, जो क्या किए गए हैं, परचेज किए गए हैं, क्या करने के लिए, रीसेलिंग करने के लिए, यानी फिर से बेचने के लिए। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और जो क्या है, अनसोल्ड हैं, जिन्हें अभी बेचा नहीं गया है, जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रही है तब। हम लोग जब इसको और बारीक समझेंगे, तो मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि इसी में मान लीजिए कोई भी सप्लायर है XYZ, और ये हमारे पास दुकान है ABC बेकर्स। तो ABC बेकर ने मान लीजिए सप्लाई अपने वहां पे मंगाया हुआ है 1 लाख यूनिट्स का, जो 1 लाख यूनिट ब्रेड्स का। तो 1 लाख यूनिट ब्रेड्स इसके स्टॉक में एट द एंड ऑफ ईयर पड़े हुए हैं, जो इसने 1 लाख ब्रेड केवल इसलिए अपने वहां मंगाया था, अपने दुकान में मंगाया था कि क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यह सेल करेगा, रीसेल करेगा। तो ये बात आपको समझनी है। तो इस एग्जांपल से
आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि द टर्म्स स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रिसेल, यानी वैल्यू ऑफ ब्रेड विच आर परचेज्ड फॉर रिसेल, यानी इसकी वैल्यू खरीदी गई है XYZ से क्या करने के लिए, रिसेल करने के लिए, एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, और इसमें से मान लीजिए 1 लाख में से 70,000 जो यूनिट है वो क्या हो गया, साल के अंत तक क्या है भाई साहब, अनसोल्ड है। तो हम लोग इसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड या फिर स्टॉक कहते हैं। ये बात आप लोग समझेंगे। आगे चलिए, आगे कहा गया क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ओपनिंग स्टॉक और सेकेंड है क्लोजिंग स्टॉक। जब ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं तो जब कभी भी अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में जो भी स्टॉक हमारी कंपनी में हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो भी हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो लास्ट में हमारे पास हमारे गोडाउन में एक्चुअल फिगर में जो हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और जब हम लोग अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में 1 अप्रैल से लेकर हमारा शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर और 31 मार्च को एंड हो जाता है। ये बात आप लोग समझेंगे। अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोग 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक मानते हैं। तो हमारे पास 1 अप्रैल को जो स्टॉक होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक हमारे गोडाउन में, और जो स्टॉक हमारे पास जब ईयर एंड होगा यानी 31 मार्च को जो हमारे पास होगा उसको हम लोग कहेंगे वह क्या है हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर्स, यानी अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में बिगिनिंग में जो भी स्टॉक हमारे पास अनसोल्ड है उसको हम लोग कहेंगे क्या है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के समय जो भी गुड्स जो भी दुकानदार खरीद के लेके आता है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं। और जब वो अपनी अकाउंटिंग करता है और ईयर एंड में यानी 31 मार्च को पहुंचता है तो उस समय उसके पास जितनी वैल्यू में स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और फिर से अगले दिन 1 अप्रैल को जो अपना वह बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करेगा, नया बनाना स्टार्ट करेगा, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट में जो उसके पास स्टॉक बना रहेगा बचा रहेगा उसको वो क्या करेगा, ओपनिंग स्टॉक मान लेगा। जब हम लोग आगे और भी पीएल अकाउंट को समझेंगे, ट्रायल बैलेंस को समझेंगे, इन तमाम तरह की बातों को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की किस तरीके से एंट्री करनी होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम लोग समझ लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक पर। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। भाई साहब, जो भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे पास गुड्स अनसोल्ड के रूप में पड़ा हुआ है, जो बिका नहीं है अभी हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग आगे बात करते हैं इन्वेंट्री की। हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री में कहा गया है इन्वेंट्री रेफर्स टू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल और आइटम्स held by a business or individuals at a specific time, यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है, चाहे वह साल की शुरुआत हो या फिर एंड हो या फिर इन दोनों डेट के बीच में किसी भी स्थिति में किसी भी डेट पर हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमारे पास जो भी गोडाउन में माल पड़ा हुआ है उसे हम लोग इन्वेंट्री मान सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 1 अगस्त को हमारे पास कुछ गोडाउन में माल पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इन्वेंट्री हुआ। ठीक, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के समय भी और क्लोजिंग स्टॉक के समय भी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कुछ माल पड़ा हुआ है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक,
जब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तो हमारे पास कुछ 4 चीजें आ जाती हैं। ठीक, पहला है रॉ मटेरियल, यानी जिस गुड्स का उपयोग हम लोग अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं उसे हम लोग कह देते हैं कि वह क्या है, रॉ मटेरियल है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रेड का एग्जांपल लिया, तो कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, ब्रेड बनाती है। तो वह क्या करेगी, ब्रेड बनाने के लिए मैदा, आटा, चीनी, जो भी तमाम तरह के चीज़ें आ सकती हैं, मटेरियल आ सकते हैं, उनको मंगाएगी। उस समय जो भी वह मटेरियल मंगाएगी ब्रेड बनाने के लिए, उसको रॉ मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस की। मैं ब्रेड का एग्जांपल लेकर ही वर्क इन प्रोग्रेस को समझा देता हूँ। ब्रेड के एग्जांपल में मान लीजिए जो भी रॉ मटेरियल उसने मंगाया, उस रॉ मटेरियल को उसने क्या किया, मशीन में डाल दिया और वह अभी बन रहा है, तो क्या कहा जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं कि जब चीनी बनता है तो चीनी बनते समय गन्ने की पेराई होती है। गन्ने की पेराई के बाद से उसका सीरा, जो उसका रस होता है गन्ने का, वो अलग टंकी में निकलता है। तो उस समय क्या है, जब हम लोग सीरे को देखेंगे तो क्या है, वह वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट चीनी देना है। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोग कंसीडर करेंगे। आगे है फिनिश्ड गुड्स, यानी जो भी प्रोडक्ट कंपनी को, बिजनेसमैन को बनाना है फाइनल रूप में, उसको हम लोग कह देते हैं कि वह क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। और हम लोग चीनी की बात करें तो गन्ने से चीनी बना, तो हमारे इस कंडीशन में जो चीनी है वह क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अगर हम लोग गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना हमारे लिए रॉ मटेरियल है। अगर हम लोग बात करते हैं सीरे की, जो गन्ने को पेरने के बाद निकला हुआ है, तो हो जाएगा हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस। हम लोग बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेड की, तो स्टॉक इन ट्रेड के बारे में हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ लिया हुआ है। ये बात आप लोग कंसीडर करेंगे कि हमारे पास कोई भी ऐसा गुड्स है जिसकी वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे और जिसको हमने किया हुआ है, लिया हुआ है, क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए, जो हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग से रिलेटेड आप सभी को बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने को मिलेंगे, या फिर आप लोग जर्नल एंट्री बनाएं, लेजर बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं उस समय। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। इसके बारे में कहा गया है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, या तो वह कैश है या फिर किसी भी गुड्स की वैल्यू है, विड्रॉन बाय द ऑनर, जो क्या किया गया है, निकाला गया है, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा, फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। बात को समझिएगा कि जो भी बिजनेस का मालिक है, उस बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए कोई भी किराने की दुकान है, किराने की दुकान वाले ने अपने लिए जो भी चीजें हो सकती हैं घर के लिए उठा लिए। मान लीजिए चीनी ले लिया 5 किलो, तो 5 किलो जो चीनी का दाम होगा, उसने क्या किया, उसको अपने घर के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए लिया। तो इस कंडीशन में जो चीनी की वैल्यू है वह क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ड्राइंग बन जाएगी। उसने मान लीजिए गले से कुछ कैश निकाल लिया, तो वह क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा यहाँ पे ड्राइंग। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि प्राइवेट पेमेंट के लिए, प्राइवेट पेमेंट उसने किया हुआ है। मान लीजिए कोई भी उसके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको उसने बिजनेस के पैसे से पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा, वह उसका प्राइवेट पेमेंट होगा। इस तरीके से इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन बन जाते हैं ड्राइंग। मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन को समझा हमने, फिर हमने समझा इन्वेंटरी क्या होती है, इन्वेंटरी के क्लासिफिकेशन को समझा, फिर हमने समझा कि ड्राइंग क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होते हैं तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपको सही प्रश्नों को हम लोग जरूर आंसर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।